नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम डीपीपी नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। डीपीपी 3 जो है ये काफ़ी कंसेप्चुअल डीपीपी थी। क्वेश्चंस हालांकि कम थे, इसमें क्वेश्चन 8 थे, लेकिन इसमें आप बहुत कुछ नया सीखोगे। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको शायद लेक्चर्स में नहीं पढ़ाए, तो आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएंगे। दूसरी बात, मैं पहले आपको आंसर्स दूंगा और उसके बाद सॉल्यूशन देंगे, तो आप मेक श्योर कि आप अपने आंसर एक बार मैच कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व कर ली होगी, अगर नहीं भी सोल्व की है तो एक बार ज़रा सॉल्यूशन एक बार देख लीजिएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सारे सॉल्यूशन देखें, मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, बिकॉज हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट आइडिया लग जाए, डिफरेंट मेथड आपको मिल जाए, तो वो चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। पब्लिक ग्रुप है, वहाँ पे डीपीपी पहले ही पोस्ट कर दी जाती है। हमारी एक मोबाइल ऐप भी है CES लर्निंग के नाम से, तो उसको आप सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। अगर सर्च नहीं हो रही है तो आपको मैं QR कोड दे दूंगा लास्ट में, वहाँ से भी आप इसको स्कैन करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पहले आपको आंसर्स दे देता हूँ। टोटल 8 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स देखिए भाई पहले तो। हाँ जी, तो देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है आगरा। डीपीपी नंबर 3, माफ कीजिएगा आगरा नहीं है अभी। पहले का आंसर है बॉम्बे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज बॉम्बे। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आगरा। एक मिनट। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आंसर इज आगरा। थर्ड क्वेश्चन आंसर इज बॉम्बे। फोर्थ बॉम्बे। फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज दिल्ली। सिक्स्थ बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज कलकत्ता। 7 का आंसर कलकत्ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज आगरा। आंसर इज आगरा। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चंस थे, इनके मैंने आपको आंसर्स दिए। तो चलिए अब जरा सोल्व करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको कुछ नई चीज समझ आएगी। तो चलिए इसको जरा डिस्कस करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, सुनिए। ये कह रहा है ए सिस्टम हैज सम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू दिस सिस्टम एंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज गिवन बाय। जो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, जैसे P इनवर्स AP अगर आपको याद हो, तो जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो होता है, जिसको आप P बोलते हो, उसको मैंने यहाँ पे S से लिखा है और S की वैल्यू आपको दे रखी है। S इज इक्वल टू, S की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1 2 1 1 2 1। ये है मेरे पास सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। S इनवर्स AS करके नया एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, जिसको मैं A प्राइम बोल रहा हूं। देयर इज S इनवर्स AS। ये होता ना P इनवर्स AP होता था ना, तो अब मैं उसको S इनवर्स AS लिख रहा हूं भाई। ठीक है ना, वैसे P भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा नया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो इसने क्या बोला, सुनिए। ए सिस्टम हैज कोफिशिएंट मैट्रिक्स A, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू दिस सिस्टम, द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज गिवन एज दिस, द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स A। ये कह रहा है इस मैट्रिक्स का जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आएगा, जिसको मैं फाई प्राइम T लिख रहा हूं, इसकी वजह से फाई प्राइम T जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो आया दोस्तों, दैट इज वो दे रखा है e की पावर T e की पावर T हाफ T स्क्वायर e की पावर T। ठीक है, एंड आफ्टर दैट 0 के बाद e की पावर T e की पावर T 0 0 एंड e की पावर T। ठीक है जी, तो ये आपको फाई प्राइम T दे रखा है। ये आपको जो A प्राइम है उसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको फाई प्राइम T दे रखा है। ठीक है, अब सुनिए क्या करेंगे। इफ द इनिशियल स्टेट वेरिएबल ऑफ द ओरिजिनल सिस्टम आर गिवन एज, जो ओरिजिनल सिस्टम था जिसका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स A था,
उसमें इनिशियल स्टेट वेरिएबल दे रखे हैं आपको x0, उनकी वैल्यू आपको दे रखी है इनिशियल स्टेट वेरिएबल, और वो क्या क्या है सुनिए, 1 0 -1, 1 0 -1, ये आपको इनिशियल स्टेट वेरिएबल की वैल्यूज आपको दे रखी है, ठीक है। अब सुनिए क्या कर रहा है ये, फाइंड द स्टेट वेरिएबल आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब अपने को चाहिए x(2), इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब अगर आपको याद हो लास्ट डीपीपी में मैंने ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, मैंने आपको बताया था xt इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, phi t इंटू x(0), ठीक है। तो अब बस मुझे t इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो x2 क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा phi 2 इंटू x(0). phi 2 का क्या मतलब है, phi 2 का मतलब है जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आएगा उसमें t की वैल्यू 2 पे वैल्यू निकाल लो, वो हो जाएगा आपका phi 2, ठीक है। तो ये कैसे निकालें, उसके लिए पहले phi t निकालना पड़ेगा। phi t कैसे निकालें, अपने को तो phi प्राइम t दे रखा है, phi t कैसे निकालें, जब तक अपने पास a मैट्रिक्स नहीं होगा तब तक आप phi t नहीं निकाल पाओगे। अब वो कैसे करें भाई, उसके लिए तो मुसीबत होगी। जरा देखिए मुझे एक बात बताइए, phi प्राइम क्या होगा, मैं जानता हूं si माइनस a प्राइम लिखिए का इनवर्स और उसका लैप्लस इनवर्स जो होगा दैट इज phi प्राइम t। ये मुझे पता है कि phi प्राइम t क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। मुझे चाहिए phi t। phi t कैसे निकालें जरा देखिए, ये s जो है ये लैप्लस है भाई, ये s अलग है, ये तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और ये s लैप्लस वाला जो एल्जेब्रिक जो टर्म होती है ना वो है, ठीक है। तो सुनिए मैं क्यों ना इसको p लिख लूं, तो इसको p लिख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको p कर लो, दिस इज p, सो दैट आप कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये बन जाएगा p इनवर्स AP, p इनवर्स AP, ठीक है ना। तो ये जो है ये मेरा phi प्राइम t है। अब मुझे चाहिए phi t। अब ऐसे क्या इसको कैसे करें, phi t जो होता है वो क्या होता है, phi t इज सुनिए si माइनस a का इनवर्स का लैप्लस इनवर्स, ये बनेगा दोस्तों, ये बनेगा phi t। लेकिन यहाँ पे a प्राइम आ रखा है, मुझे a चाहिए। अब वो a कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए, एक काम करते हैं, इसको जो a प्राइम है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखिए p इनवर्स AP, बोलिए भाई, और इसका इनवर्स का लैप्लस इनवर्स जो है वो मेरे पास phi प्राइम t है। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे ख्याल से इजी है भाई। इसको इस तरह से लिख दिया, a प्राइम को p इनवर्स AP लिख दिया। अब सुनिए मैं आगे अगर फर्दर चलूं, तो अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर दूं किससे, p से, तो देखिए इसको मैं इधर p से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट आप बोलोगे सर ये तो लैप्लस इनवर्स है, कोई बात नहीं, p जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा ना, उसके अंदर नंबर कांस्टेंट होंगे तो अंदर चला जाएगा। तो अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा p से तो ये बन जाएगा p इंटू si माइनस p इनवर्स AP और इसका इनवर्स और इसका लैप्लस इनवर्स दैट इज इक्वल टू p phi प्राइम t। बोलिए दोस्तों करेक्ट है। अब एक काम करता हूं, इस p को अंदर ले जाता हूं। अगर इस p को इस इनवर्स के अंदर लेके जाऊंगा तो पहली बात तो ये p इनवर्स बन जाएगा अंदर जाके, और जो आगे लिखा होता है इनवर्स के अंदर जाके पीछे लिखा जाएगा, जो प्री मल्टीप्लाइड है वो इनमें पोस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बताओ, यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ, बताइए si p इनवर्स, ये p का अंदर जाके p इनवर्स हो गया, माइनस p इनवर्स AP इंटू p इनवर्स। ये जो p इनवर्स था ये अंदर आके इसके बाद पीछे आ गया और बाहर मेरा इनवर्स है, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास p phi प्राइम t, ये बन गया p phi प्राइम t। मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो अंदर जाके ये पीछे आ जाएगा और p इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा भी। अब सुनिए ये तो यहां से हट गया, करेक्ट, ओके। अब ये काम करते हैं, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरे को p इनवर्स से, तो जरा देखिए लैप्लस इनवर्स ऑफ si p इनवर्स माइनस p इनवर्स a का इनवर्स, और p इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन जाएगा p phi प्राइम t p इनवर्स। ध्यान से देखिए ये बन गया। अब एक काम करते हैं, इस p इनवर्स को अंदर ले आते हैं, तो इस p इनवर्स को अंदर लेके आओगे तो p, क्योंकि एक इनवर्स यहां पे लगा हुआ ना ऑलरेडी,
तो ये अंदर आके पी बनेगा, लेकिन इसके प्री आ जाएगा, ये पोस्ट नहीं आएगा, प्री आएगा। तो इसका अंदर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैप्लस इनवर्स ऑफ, जरा ध्यान से देखिएगा, एस तो मेरा कोई कोफिशिएंट है, मतलब वो एल्जेब्रिक कोफिशिएंट है, उसको छोड़ दीजिए। पी आइडेंटिटी पी इनवर्स, यहां पे ये मिल गया माइनस पी इनवर्स ए, और उसका इनवर्स है दैट इज इक्वल टू पी 5 प्राइम टी पी इनवर्स। ये बन गया दोस्तों, एक बार देख लीजिए। अब बताइए, ये पी इनवर्स और पी ये वापिस हो गया, पी इनवर्स इंटू आइडेंटिटीज पी बनेगा, और पी इंटू पी इनवर्स क्या बन गया, वापिस आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको अगर मैं लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू लैप्लस इनवर्स ऑफ, बोलिए क्या बनाइए, ये बन गया एस, और ये आइडेंटिटी ही रहेगा एस आई माइनस ए, ये ए हो गया और उसका इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा, और बराबर के इधर ये है। लेकिन ये क्या होता है, ये हमें पहले पता है, ये तो फाई टी होता है, इसका मतलब फाई टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये फाई प्राइम टी की टर्म में आ गई। इसका मतलब मैं यहां से क्या ले सकता हूं, फाई टी विल बी इक्वल टू, जरा देखिए, दैट इज फाई प्राइम टी इंटू फाई प्राइम टी, तो ये है इंटू, अब बताइए प्री मल्टीप्लाई पी से कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो पी इनवर्स से, करेक्ट, ये बनेगा मेरे पास फाई टी। अब आप बताइए फाई प्राइम टी मुझे पता है क्या, फाई प्राइम टी मुझे पता है ये रहा, और पी की वैल्यू मुझे पता है, तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखिए कैसे। सबसे पहले पी की वैल्यू लिख लेता हूं, ध्यान से देखिए, और पी की वैल्यू है 100 100 110 121, ये मेरा पी है। फाई टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर टी, टी ई की पावर टी, हाफ टी स्क्वायर ई की पावर टी, 0 ई की पावर टी, टी ई की पावर टी, 0 0 ई की पावर टी। ये मेरा क्या बन गया बताओ, ये मेरा बन गया 5 प्राइम टी इंटू में इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स जो है वो मैंने निकाला है भाई, मैं आपको बता देता हूं इसका इनवर्स क्या आएगा। सुनिए, इसका इनवर्स जो है वो है 100, आप एक बार चेक कर लें, -1 10, लास्ट रो है 1 - 2 1, ये बनेगा, ये आ जाएगा मेरे पास फाई टी। ठीक है, अब सुनिए, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू क्या आएगी, वो जरा मैं लिख देता हूं। तो पहला जो बनेगा वो बनेगा ई की पावर टी माइनस टी ई की पावर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ई की पावर टी, हाफ टी स्क्वायर ई की, पहली टर्म ये बनेगी भाई। दूसरी टर्म जो आएगी दोस्तों वो बनेगी टी ई की पावर टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर टी, माइनस टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये दूसरी टर्म आ जाएगी। और जो तीसरी टर्म आएगी वो आएगी हाफ टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये आपकी तीसरी टर्म बनेगी। अब यहां पे क्या आएगा, सुनिए, यहां पे पहली जो टर्म आएगी वो आएगी हाफ टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये पहली टर्म आएगी। दूसरी टर्म जो बनेगी वो बनेगी ई की पावर टी माइनस टी ई की पावर टी, टी ई की पावर टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये आपकी दूसरी टर्म बनेगी। तीसरी टर्म क्या बनेगी, टी ई की पावर टी, टी ई की पावर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, आप एक बार चेक कर लेना भाई, ई की पावर टी, मैं भी प्लस माइनस की मैं मिस्टेक कर दूं लिखने में, हाँ जी, यहां पे बनेगा टी ई की पावर टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ई की पावर टी, और नेक्स्ट है -3t ई की पावर टी माइनस 3t ई की पावर टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये आ गया। और जो लास्ट टर्म है वो बनेगी, अब आप ये चेक कर लेना भाई, 2t ई की पावर टी, अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 नंबर में, मुझे लगता है इतना बनता है, इतना चलता है भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग इसको ऐसे छोड़ देंगे कि नहीं सर इतना लंबा थोड़ी ना आएगा, तो आप छोड़ सकते हो भाई, आपकी चॉइस है, आइडिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है मल्टीप्लिकेशन, मुझे लगता है आप करोगे तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। अब ये बन गया फाई टी, बट सुनिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना भाई, तो इसका मतलब फाई 2 चाहिए इंटू एक्स ऑफ 0 चाहिए। अब तो आसान क्वेश्चन हो गया भाई, तो बताओ एक्स ऑफ 2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा, फाई 2 इंटू एक्स ऑफ 0, और एक्स ऑफ 0 की वैल्यू है
1 0 -1 और आगे ये, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना मैं, 1 0 -1। ठीक है, अब इसको एक बार मैं हटा देता हूं, जरा देखिए। तो आप हर एक चीज को मल्टीप्लाई करने से बेहतर है आप इसी के आगे वो लिख दो, ठीक है ना। हाँ जी, तो मैंने क्या कर दिया, मेरे पास 5t आ गया, 5t को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों वो मैं बता देता हूं आपको। जो वैल्यू निकल के आएगी बताओ, यहां से ये पहली टर्म और ये लास्ट टर्म, बस ये दिस माइनस दिस होगा, तो मेरे ख्याल से ये इसके साथ कट जाएगा और सबसे ऊपर जो टर्म आएगी वो बनेगी e की पावर t माइनस टी ई की पावर t। दूसरी टर्म देखिए, ये इससे कट जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस टी ई की पावर t। और तीसरे में देखिए, दिस माइनस दिस करोगे तो ये यहां से कट गया, ठीक है। अब बताइए, माइनस ऑफ ई की पावर t, ठीक है, और माइनस टी ई की पावर t, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, ये आएगा, और इसमें t की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो बताइए अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो मेरे पास क्या है, सुनिए, जो मैंने इसको सोल्व किया है, -7.39 पहली टर्म ये आएगी, दूसरी टर्म जो है वो -14.776 और लास्ट जो टर्म है -22.167। ये वैल्यूज आएंगे भाई। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये है। मेरे हिसाब से आपका जो आंसर है, आई थिंक बॉम्बे आंसर इज करेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज बॉम्बे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था भाई। जरा देखिए आप किस तरह से 5t निकालते हो 5't से। इसमें आपने 3-4 क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर दिए। एक तो मैं इसी से स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपका ओरिजिनल सिस्टम का पूछ सकता था, मतलब अनट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम का, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है उस सिस्टम का मैं 5t पूछ सकता था। वो भी आपने निकालना सीख लिया यहाँ से कि 5t की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 5t की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा मैं ये जो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू है वो भी मैंने निकाल ली। मैं और भी बहुत कुछ पूछ सकता था इससे, बट उम्मीद है आपको समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2। जरा देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है। जरा देखिए मैं लिख देता हूं, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4 डॉट एंड x5 डॉट 5 स्टेट वेरिएबल है और यहां पे आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 5x5 का, ठीक है। और वो क्या है, -2 1 और उसके बाद 3 0 है। आफ्टर दैट 0 -2 1 0 -2 1 0 0, फिर 0 0 -2 0 0, इस तरह से है। नेक्स्ट है 0 0 -5 1 -5 1 0 0 0 -5, ठीक है भाई, ये बन गया। और इनटू में क्या है बताओ, इनटू में है मेरे पास x1 x2 x3 x4 x5, ये है भाई। और प्लस में मेरे पास b मैट्रिक्स दे रखा है। मेरे पास b मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1 इंटू यू, यूटी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेरे पास एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है। आपसे पूछा है इसकी कंट्रोलेबिलिटी के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखो, इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स है। तो ये डायगोनल फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 1 आ गया ना। देखो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर 1 है, जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर 1 है। ये रिपीट नहीं कर रहा, देखो इसके ऊपर 0 है, रिपीट कर रहा है उसके ऊपर 1 है। इसका मतलब ये जॉर्डन फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं, जॉर्डन फॉर्म, जॉर्डन फॉर्म। और मैंने आपको बताया था जब भी जॉर्डन फॉर्म हो तो जॉर्डन ब्लॉक बनाओ। ये देखो ये जॉर्डन ब्लॉक है, ये पहला जॉर्डन ब्लॉक है और ये दूसरा जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है भाई, ये आपका दूसरा जॉर्डन ब्लॉक है। तो जब भी ऐसे जॉर्डन फॉर्म आ जाए तो डायरेक्ट कंट्रोलेबिलिटी के बारे में और ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। खैर हम ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे बताएंगे नहीं, क्योंकि सी मैट्रिक्स अपने को पता नहीं है। तो हम कंट्रोलेबिलिटी के बारे में डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे, लास्ट रो ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, ये पहला जो ब्लॉक है ये है, इसकी जो लास्ट रो बी में जो लास्ट रो आएगी, पहला जरा देखो जॉर्डन ब्लॉक ये है, इस जॉर्डन ब्लॉक की ये लास्ट रो है। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो यहां पे जो बी के अंदर, जो बी मैट्रिक्स के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा, पहला कॉलम का जो एलिमेंट है, दैट मस्ट बी नॉन जीरो टू बी कंट्रोलेबल।
कंट्रोलेबल होने के लिए जरूरी ये है कि बी मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट आएगा किसका, लास्ट रो ऑफ जॉर्डन ब्लॉक का। यहां से देखो ये तो लास्ट रो ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ये है और उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली ये भी जॉर्डन ब्लॉक है तो इसकी लास्ट रो जो है वो ये है, ये मेरी लास्ट रो है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ये भी नॉन जीरो है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, सिस्टम इज कंट्रोलेबल। आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स से करता, मतलब बी ए बी ए स्क्वायर बी, उससे करता बहुत लंबा चला जाता भाई, करके देख लो, ठीक है, ट्राई करके देख लो। तो इसलिए ये डायरेक्ट भी याद रखिए भाई, जॉर्डन फॉर्म में डायरेक्टली आप कर सकते हो। और जब भी ऐसे बड़े बड़े मैट्रिक्स आ जाए तो उनमें बी ए बी ये सब निकालना महाभारत हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए कुछ डायरेक्ट ये जो मैंने फंडे बताए थे आपको क्लास में बताए होंगे जॉर्डन ब्लॉक पे, उनको आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में आपसे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सबसे पहले स्टेटमेंट है इफ द सिस्टम इज कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल देन इट मस्ट बी स्टेबल। ये कह रहा है अगर सिस्टम मेरा कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है, अगर कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल है, इसका मतलब सिंपल कंट्रोलेबल बोल दो उसको। मैं आपको बता देता हूं, अगर कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल होगा तो उसको जस्ट सिंपली भी हम क्या बोल देते हैं, कंट्रोलेबल बोल देते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर सिस्टम कंट्रोलेबल होगा तो इट मस्ट बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए। बोलिए नहीं जी, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी का कंट्रोलेबिलिटी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। स्टेबिलिटी का कंट्रोलेबिलिटी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ये जबरदस्ती मर्ज कर दिया है। इनमें आप जबरदस्ती रिलेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सिस्टम कंट्रोलेबल हो, स्टेबल हो जाए, अनस्टेबल भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है सिस्टम कंट्रोलेबल हो या अनकंट्रोलेबल हो, जो भी हो, सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये थी स्टेटमेंट नंबर 1। तो इसका मतलब 1 तो जो है वो तो आपकी रॉन्ग होगी, वो आपकी रॉन्ग होगी। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है इफ ए पोल जीरो कैंसिलेशन अकर इन द ट्रांसफर फंक्शन। ये कह रहा है जो टीएस होता है मेरा, वाई एस अपॉन आर एस आप कर दो। ये कह रहा है इसमें पोल जीरो कैंसिलेशन अगर हो जाए, ठीक है, ऊपर जो पोल्स हैं एंड जीरोज जो हैं, नीचे पोल्स हैं ऊपर जीरोज हैं, अगर वो कैंसिलेशन हो जाए, इन दैट केस ये क्या बोल रहा है, इफ द पोल जीरो कैंसिलेशन अकर इन द ट्रांसफर फंक्शन द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी वैरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द स्टेट वेरिएबल आर सेलेक्टेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब भी ऐसे पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाए ना, तो आप श्योर हो ही नहीं सकते हो कि सिस्टम मेरा कंट्रोलेबल होगा कि ऑब्जर्वेबल होगा। वो डिपेंड करेगा आपके स्टेट वेरिएबल पे, आपने कौन से स्टेट वेरिएबल लिए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर ये एक्सप्लेन करो कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी डीपीपी का, वो मैंने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन रखा है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मतलब इसको जस्टिफाई कर देगा इस स्टेटमेंट को। तो वो मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का वेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। बड़ी कमाल की स्टेटमेंट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सुनिए क्या, इफ पोल जीरो कैंसिलेशन अकर इन द ट्रांसफर फंक्शन, अगर ट्रांसफर फंक्शन में पोल जीरो कैंसिलेशन हो गया तो आप श्योर नहीं हो कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी को लेके। कंट्रोलेबिलिटी, सिस्टम मेरा कंट्रोलेबल होगा कि नहीं होगा या ऑब्जर्वेबल होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा आप स्टेट वेरिएबल कैसे ले रहे हो। स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है, देखो हमारे पास 3 तरह की फॉर्म होती हैं। एक होती है ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, एक होता है कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, एक होता है डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म और एक होता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। 4 तरह की हम कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं। कोई भी सिस्टम है अगर उसका ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है तो हमारे पास 4 तरह की ये फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं और हर फॉर्म में आपका ABCD मैट्रिक्स अलग अलग होगा। हर फॉर्म में ये दोनों एक ही जैसे हैं, बट ये जब मल्टीपल आपके आइगन वैल्यू आ जाए तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनती है। तो मेनली तो 3 ही है देखा जाए तो इनमें क्या होता है, ABCD मैट्रिक्स जो बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग होती है, स्टेट ट्रांजिशन इक्वेशन जो होगी उसमें अलग अलग बनेगी वो तीनों में। तो इसका मतलब ये हुआ डिपेंडिंग ऑन आप कैसे उसको डिकम्पोज कर रहे हो ट्रांसफर फंक्शन को, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा सिस्टम कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है या दोनों नहीं है। मे बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के जब भी पोल जीरो कैंसिलेशन होती है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका डिपेंड करेगा कि आपने स्टेट वेरिएबल कैसे सेलेक्ट किया, ये फॉर्म लिया कि ये, ठीक है। चलिए आगे जस्टिफाई करेंगे, इसको देखेंगे आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है।
स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, बॉम्बे। ठीक है भाई, आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन 4 में आपको एक दे रखा है कि फॉर ए सिस्टम स्टेट इक्वेशन इज गिवन एज, इसकी स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन दोनों दे रखी है, AXT प्लस BRT, आई थिंक ये है, और आउटपुट इक्वेशन है YT इक्वल टू CXT प्लस DRT, ये मेरी आउटपुट इक्वेशन है। अब सुनिए क्या कर रहा है, इफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स C दे रखा है अभी आपको, देयर इज 1 1, C की वैल्यू 1 1 दे रखी है। अब एक्सेस अपॉन RS की वैल्यू दे रखी है, एक्सेस अपॉन RS, ऑब्वियसली एक्सेस अपॉन RS तो यहीं से निकलेगा, तो इसका मतलब यहां का ट्रांसफर फंक्शन निकाल रखा है, स्टेट वेरिएबल का इनपुट के साथ रिलेशन निकाल रखा है। ठीक है, एक्सेस अपॉन RS इज S प्लस 2.5 डिवाइड बाई S प्लस 2.5 इंटू S माइनस 1। अब जरा गौर फरमाइए, कट रहा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं इनपुट और स्टेट वेरिएबल में अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूं तो वो उसमें पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सिस्टम में कुछ स्टेट वेरिएबल ऐसे हैं जो इनपुट से कंट्रोल नहीं होंगे, वो इनपुट से कनेक्टेड नहीं है, आप ये बोल सकते हो। यूजिंग इनपुट आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में नहीं ले जा सकते हो उनको, बिकॉज कुछ कट गया ना, देखो। ठीक है, जब भी ऐसे स्टेट वेरिएबल में पोल जीरो कैंसिलेशन आती है तो इनपुट से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं वो। इसका मतलब जब भी आपका स्टेट वेरिएबल के साथ जो आपने ये बनाया है ट्रांसफर फंक्शन, अगर इसमें पोल जीरो कैंसिलेशन हो जाए तो सीधी सीधा आप बोल दो अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट वेरिएबल ऐसे हैं जिनको आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट नहीं पहुंचा सकते हो यूजिंग इनपुट, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप इनपुट की हेल्प से। पोल जीरो कैंसिलेशन अगर हो जाए तो उनका कोई संबंध ही हट गया इसके साथ। ठीक है, पॉइंट को समझिए, RT के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जुड़ाव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अनकंट्रोलेबल हो गया। पहली चीज तो हमें यहां से पता चल गई, बट अपने को 2-3 चीजें बतानी है। अपने को ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में बताना है और स्टेबल है कि नहीं है ये भी आपको बताना है। ठीक है, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ये भी आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें कि सिस्टम मेरा स्टेबल है कि नहीं है? जरा देखिए, मुझे ये तो पता है कि 2 स्टेट वेरिएबल होंगे, यहां से पता चल गया मुझे पता है x1 और x2 2 स्टेट वेरिएबल होंगे, x1 एंड x2 2 स्टेट वेरिएबल होंगे। अब ध्यान से देखा जाए तो एक्सेस अपॉन RS की वैल्यू दे रखी है आपको। अब मुझे नहीं पता ये x1s अपॉन RS है या फिर x2s अपॉन RS है, तो एक काम करता हूं, मैं दोनों को बराबर ले लेता हूं। अगर नहीं दे रखा तो दोनों को बराबर लेना पड़ेगा ना, फिर मुझे मैं मान के चलूंगा कि दोनों बराबर है भाई। और किसके बराबर है? s प्लस 2.5 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस, बोलिए प्लस क्या बनेगा, प्लस 1.5s माइनस 2.5, इसके बराबर होगा भाई। ध्यान दीजिएगा, x1s, तो इसका मतलब दोनों को मैं बराबर लेके चलूंगा। तो अगर मुझे x1s और x2s पता चल गया तो c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ys आ जाएगा मेरे पास। तो ys क्या बनेगा? ys विल बी इक्वल टू, बताइए, c इंटू x1s, c इंटू एक्सएस आप बोल दीजिए, d को मैं 0 मान लेता हूं, तो ys इक्वल टू c इंटू एक्सएस आप लिखिए। तो जरा देखिए, यहां पे एक्सेस मैं निकाल सकता हूं ना भाई, एक्सेस बताओ ना क्या बनेगा। एक्सेस बनेगा, अगर मैं यहां से एक्सेस निकालू, x1s बताओ पहले, ये बनेगा s प्लस 2.5 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1.5s माइनस 2.5 इंटू RS मैंने बाहर ले लिया, और x2s भी सेम चीज यही बनेगी, क्योंकि और कोई मेरे पास तरीका ही नहीं था। 1.5 आएगा भी यहां पे, 1.5s माइनस 2.5। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या आ गया? एक्सेस की वैल्यू आ गई, ये x1s है, ये x2s। ठीक है, इंटू RS आप मैंने कर दिया। अब सुनिए, एक्सेस की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा तो इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो c से, दैट विल बी इक्वल टू ys, ये आ जाएगा ys। तो बताओ ys अपॉन RS अगर आपको निकालना हो यहां से, ys अपॉन RS दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, बोलिए 2 टाइम्स ऑफ s प्लस 2.5 डिवाइड बाई s प्लस 2.5 इंटू s माइनस 1।
यही बनेगा, नीचे वाले का मैंने फैक्टर करके लिख दिया फिर से। ठीक है भाई, एक बार देख लीजिए। तो इसका मतलब है ये यहां से तो ये कट गया, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में भी पोल जीरो कैंसिलेशन हो रही है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो पोल की वैल्यू 1 पे आ रही है। इसका मतलब सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन आ गई मेरे पास, अनस्टेबल। सिस्टम मेरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा दोस्तों। ठीक है, सिस्टम विल बी अनस्टेबल, ये दूसरी कंडीशन है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे, और तीसरी क्या है, ऑब्जर्वेबिलिटी। अपने को ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करनी है कि सिस्टम मेरा ऑब्जर्वेबल होगा कि नहीं होगा। जरा देखिए, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन को लिखूं दैट इज 2 इंटू एस प्लस 2.5 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1.5s माइनस 2.5, ये है मेरा ट्रांसफर फंक्शन। अब सुनिए, यहां से अगर मैं इसको डिकम्पोज कर दूं तो मजे आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसको डिकम्पोज कर दूं, कुछ इस तरह से डिकम्पोज कर रहा हूं कि सी की वैल्यू ये आ जाए। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्वेबिलिटी भी बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स के लिए मुझे एक सी चाहिए, एक सी ए चाहिए, मतलब ए की वैल्यू भी मुझे चाहिए ना, तो ए मुझे निकालना पड़ेगा। अब सुनिए, अगर मान लीजिए मैं डायरेक्ट इसको सीसीएफ फॉर्म में अगर मैं डिकम्पोज कर रहा हूं 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। कैसे? 0 1 और यहां से बनेगा 2.5 माइनस 1.5। आप जानते हो ये कोफिशिएंट से डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, बट सुनिए, फिर b की वैल्यू 0 1 नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने b की वैल्यू 0 1 लिख दी तो कभी भी s1x और x2s ये नहीं आएंगे। चेक करके देख लो, x1s और x2s बराबर नहीं आएंगे। यहां से अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके देखोगे, इसमें a और b की वैल्यू पुट करके, आपका कभी भी बराबर नहीं आएंगे। बराबर केवल तभी आएंगे जब b में जो 0 है उसको भी आप क्या कर दो, उसको भी आप 1 कर दो। ठीक है, अब ठीक है, a की वैल्यू ये रखो और b की वैल्यू ये रख के देखो, 1 1 रख के देखो, और उससे आप निकाल के देखो x1s और x2s दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, चेक करके देख लो। तो कुल मिला के मेरे पास a ये आ गया, ठीक है, b आ गया, b तो छोड़िए, a की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, और मुझे पता चल गया c क्या है, तो c को तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 1। अब c इंटू a करना है, इसका मतलब 1 1 इंटू ये करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस कर दो तो ये बन जाएगा 2.5, और अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा माइनस हाफ। इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी आ गया, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल, तो इसका तो सिस्टम कैसा है, अनकंट्रोलेबल, अनस्टेबल एंड ऑब्जर्वेबल। कौन सा आंसर करेक्ट है भाई? सिस्टम विल बी अनकंट्रोलेबल, ऑब्जर्वेबल एंड अनस्टेबल। आंसर इज बॉम्बे, बी ऑप्शन में ये ट्रू है भाई। ठीक है भाई, तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम इन कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म इज गिवन एज। आपको एक सिस्टम है, उसका कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जरा देखिए क्या है वो, और वो क्या है, 0 1 माइनस 0.4 माइनस 1.3। ठीक है, इंटू x1 x2 प्लस, बताइए क्या बनेगा, प्लस लिखा हुआ है 0 1 u। ये दे रखा है आपको स्टेट इक्वेशन, और जो आउटपुट इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू, ये है 0.81, यहां पे 0.8 है, यहां पे 1 है, और इनटू में क्या है बताओ जरा, x1 x2। ये है मेरे पास आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे पास स्टेट इक्वेशन, ये मेरे पास आउटपुट इक्वेशन। अब सुनिए, ये कह रहा है इफ द अबव सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म टू ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। इसी को अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं, इसको ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में बना दूं, तो ये जो बनेगा x1 प्राइम x2 प्राइम, अब ये बदल गए भाई, स्टेट वेरिएबल मेरे डिफरेंट आएंगे, और जो वैल्यू आएगी वो क्या दे रखी है, 0 माइनस 0.4 1 माइनस 1.3 x1 x2 प्लस, बोलिए प्लस क्या है यहां पे, यहां बनेगा 0.81 u, एंड y की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, y विल बी इक्वल टू 0 1 x1 x2। ये बनेगा, ये मेरा कंट्रोलेबिलिटी सीसीएफ फॉर्म में है, सीसीएफ में है, ये ओसीएफ में है। ठीक है,
ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में है। अब सुनिए, ये कह रहा है द सिस्टम इज, मतलब बताना है कि सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है या ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। अगर पहली फॉर्म से देखोगे ना तो देखो, सबसे पहले कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं। बी इज 0 1, फिर ए बी करोगे तो यहां पे 1 आएगा और यहां पे कितना आएगा -1.3। एक बार चेक कर लो, बी मैंने यूं का लिख दिया, फिर ए बी ये बनेगा। अब बताओ इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉन जीरो। ये मेरे पास क्या था, बी और फिर क्या था ए बी, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉन जीरो, इसका मतलब सिस्टम इज कंट्रोलेबल। पहले वाला, अगर मैं पहले वाले के हिसाब से देखूं तो ये कंट्रोलेबल है, बट क्या ये ऑब्जर्वेबल है, जरा वो भी देख लेते हैं। सी 0.81, सी फिर से बताइए सी है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके साथ, तो पहला जो बनेगा वो बनेगा -0.4 और जो दूसरा बनेगा वो 0.8 माइनस तो 0.5 बन जाएगा। ये दिस इज 0.5। और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दिस माइनस दिस करोगे तो 0 बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा दैट विल बी 0। इसका मतलब यहां से बन रहा है अनऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो पहले वाले से देखिए तो ये बन रहा है कंट्रोलेबल बट अनऑब्जर्वेबल, ठीक है। दूसरे वाले से देखते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्म करके रखा हुआ है यहां पे। तो सबसे पहले कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं। बी इज 0.81, फिर ए बी बताइए, ए बी करोगे तो -0.4 और यहां पे जो बनेगा वो बनेगा -0.5। ये है दोस्तों। तो अब चेक करके देखो, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा दैट विल बी 0। इसका मतलब अनकंट्रोलेबल। लेकिन अच्छा, अब सी और उससे देखोगे तो ऑब्जर्वेबल आएगा, देखना ऑब्जर्वेबल। तो जरा ध्यान से देखो, जो पहला हमने स्टेट इक्वेशन लिखी उससे अगर हम देखें तो कंट्रोलेबल एंड अनऑब्जर्वेबल आ रहा है। उसी सिस्टम को हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, अनकंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल आ रहा है, मतलब जस्ट उल्टा हो गया। कंट्रोलेबल का अनकंट्रोलेबल बन गया, अनऑब्जर्वेबल का ऑब्जर्वेबल बन गया। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? आंसर तो सेम रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आंसर सेम रहना चाहिए, लेकिन यहां पे तो गड़बड़ हो रही है। अब सुनिए, ये कैसे चेक करेंगे, ये क्या क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन माने SI माइनस ए का इनवर्स, C इंटू SI माइनस ए का इनवर्स इंटू बी, ये निकालते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं यहां से SI माइनस ए लिखूं, S माइनस 1.4 S प्लस 1.3, ये बन गया SI माइनस ए। अब मुझे क्या चाहिए? इसका इनवर्स। अब इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन में इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? S इंटू S प्लस 1.3, ये आ गया, प्लस 0.4, ये बन गया भाई, ये इसका डिटर्मिनेंट है। और ब्रैकेट में क्या है बताओ जरा, मतलब अंदर क्या है मैट्रिक्स के अंदर? S प्लस 1.3, 1, दिस इज -0.4, ये मेरा यहां पे आ गया। SI माइनस ए का इनवर्स लिख दिया। अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है B से, B 0 1, तो पहले पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो बाहर है इसको ये मैं बाहर ही रख रहा हूं, 1 अपॉन में S स्क्वायर प्लस 1.3S प्लस 0.4। अब अंदर बताइए क्या बनेगा? यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा बताइए? दिस इंटू दिस, तो ऊपर तो 1 बच जाएगा और नीचे क्या बनेगा? नीचे S बच जाएगा। अब इसको प्री मल्टीप्लाई करना है किससे? C से, और C की वैल्यू कितनी है? 0.81। तो ऊपर जरा देखिए क्या बना, ये बन गया S प्लस 0.8 और नीचे क्या है? नीचे S स्क्वायर प्लस 1.3S प्लस 0.4। तो जरा देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं S प्लस 0.8 इंटू S प्लस 0.5, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, ट्रांसफर फंक्शन सेम आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है? पोल जीरो कैंसिलेशन है। और मैंने आपको क्या लिखवाया था बताओ? एक स्टेटमेंट बोली थी कि जब भी पोल जीरो कैंसिलेशन आ जाए ट्रांसफर फंक्शन TS के अंदर, तो आप समझ लो कि सिस्टम क्या होगा, वो आप बता नहीं सकते हो कि कंट्रोलेबल। वो डिपेंड करेगा किस पे, कि आपने स्टेट वेरिएबल कैसे सेलेक्ट किए हैं। आपने CCF के अकॉर्डिंग की है, OCF के अकॉर्डिंग की है, कि डायगोनल के अकॉर्डिंग की है। बिल्कुल यही चीज यहां पे हो रही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताओ जरा? ये पोल जीरो कैंसिलेशन हो गई है। पोल जीरो कैंसिलेशन होने की वजह से आप बता ही नहीं सकते हो। अच्छा, एक चीज और देखो, सिस्टम मेरा स्टेबल है, इट मींस अगर आप इस तरह लिख रहे हो
तो स्टेबल, कंट्रोलेबल, अनऑब्जर्वेबल, इस तरह लिख रहे हो तो स्टेबल, अनकंट्रोलेबल, ऑब्जर्वेबल। इसका मतलब स्टेबिलिटी का इनके साथ कोई लेना देना नहीं। स्टेबल सिस्टम है लेकिन एक केस में कंट्रोलेबल है, एक केस में अनकंट्रोलेबल है। स्टेबल सिस्टम एक केस में अनऑब्जर्वेबल है, एक केस में ऑब्जर्वेबल है। इसका मतलब स्टेबिलिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जरा ध्यान से देखो, अगर पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते हो कि सिस्टम मेरा ऑलवेज कंट्रोलेबल होगा या ऑब्जर्वेबल होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी फॉर्म में उसको लिखा है, समझ आया? तो इसलिए गलती नहीं करनी है दोस्तों, गड़बड़ नहीं करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो आप क्या लिखोगे, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी डी। डी में क्या लिखा हुआ है, वी कांट कमेंट बिकॉज टू बी कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल द ट्रांसफर फंक्शन मस्ट नॉट हैव एनी पोल जीरो कैंसिलेशन। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी डी। इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है भाई। अगला जरा देखिए, अगला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन 6 में अगेन आपको एक आपको ये दे रखा है, एक स्टेट इक्वेशन दे रखी है, सुनिए, और वो मैं लिख देता हूं, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने एक क्वेश्चन पहले करवाया है, जरा ध्यान दीजिए कौन से क्वेश्चन में, एक मिनट जरा रुकिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। हाँ, यहां पे देखो, आप बोलोगे सर यहां पे भी पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा था, आपने अनऑब्जर्वेबल कैसे बोल दिया? आप बोल ही नहीं सकते हो। नहीं जी, यहां पे जो पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा है वो टीएस में नहीं हो रहा है, वो एक्सेस अपॉन आरएस में हो रहा है, ध्यान देना। अगर स्टेट वेरिएबल जो स्टेट इक्वेशन है उसके अंदर पोल जीरो कैंसिलेशन हो रहा है एक्सेस अपॉन आरएस में ही, तो वहां पे सीधा सीधा अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है स्टेट वेरिएबल, जो स्टेट वेरिएबल है वो इनपुट के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसका ये मतलब है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। और यहां पे मैंने जो बोला है, यहां पे किस में बोला है बताओ जरा, यहां पे टीएस में बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सुनिए क्या दे रखा है, स्टेट वेरिएबल दे रखे हैं 0, 1, 0, 0, 0, 1, -6, -11, -6, और x1, x2, x3, x1, x2, x3 प्लस बोलिए 0, 0, 1, ये दे रखा आपको, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू C1, C2, C3 इंटू x1, x2, x3। अब सुनिए क्या कर रहा है ये कोई आपको स्टेट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन दे रखी है। द सेट ऑफ C1, C2, C3 दैट विल मेक द सिस्टम अनऑब्जर्वेबल। ये कह रहा है C1, C2, C3 की वैल्यू बताओ सो दैट सिस्टम क्या बन जाए, अनऑब्जर्वेबल। तो अनऑब्जर्वेबल के लिए क्या करें, मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। क्या होगा, पहले तो C आ जाएगा, मतलब C1, C2, C3 आ जाएगा, उसके बाद C इंटू ए कर दो तो -6 C1, फिर आएगा C1 -11 C3, और फिर आपका बनेगा C2 -6 C3। ये है मेरा CA। अब मुझे क्या चाहिए, CA²। तो CA इंटू ए, मतलब जो C आया है इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो A से, CA² हो जाएगा। CA मेरा ये है, इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -6 C2 प्लस 36 C3, ठीक है भाई। अगला जरा देखिए, दिस इंटू दिस, ये करोगे तो -6 C1, तो -6 C1 -11 C2 प्लस 66 C3, ठीक है। और फिर लास्ट में करोगे तो ये आ जाएगा, दिस C1 इसके साथ आ जाएगा C1, और तो ये बन जाएगा लास्ट वाली जो एलिमेंट है यहां पे जो आएगा C1 -11 C3 -6 C2 प्लस 36 C3, ये बन जाएगा दोस्तों। और इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट 0 तभी हो सकता है जब इनका रेशियो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस और दिस बाय दिस वो बराबर हो, या दिस बाय दिस या दिस बाय दिस वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं C2 बाई C1, कोई भी दो रो ले लो, बस दो कॉलम ले लो, C2 बाई C1 इक्वल टू C1 -11 C3 बाई -6 C1 इक्वल टू -6 C1 -11 C2 प्लस 66 C3 बाई -6 C2
प्लस 36 C3 दैट मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट K नोट। और मुझे लगता है यहां से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई भी एक वैल्यू आप सेलेक्ट करके देख लो, यहां से कुछ कंडीशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा आपको क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन उठाइए और उसको चेक कीजिए कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इन कंडीशंस को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सोल्व किया इसको मैं बता देता हूं, मेरे पास इसका क्या आंसर आया है, ठीक है। तो 6th का आंसर मेरे पास बॉम्बे आया अभी, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर बॉम्बे आएगा। C1 की वैल्यू मैंने 1 ले ली है, तो बाकी उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है अभी, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आंसर विल बी बॉम्बे, ठीक है ना, ये आएगा भाई। तो उनसे ये रेशियो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे फिर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका और कोई इलाज नहीं था पिछले क्वेश्चन का। आप कहीं ये सोचे कि सर यहां से मैं निकाल सकता हूं ना, निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है भाई, इसमें चेक करके देख लेना, ठीक है। इक्वेशन बना के देख लो, मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर लो, जो भी ऑप्शन है, C1 की वैल्यू सेलेक्ट कर लो उससे, और C2 की वैल्यू सेलेक्ट कर लो, उनसे ये रेशियो निकाल लो, फिर अगला रेशियो देख लो कौन से में बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, फॉर ए सिस्टम शोन बिलो, एक LTI सिस्टम दे रखा है आपको और उसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन है आपको। देखिए भाई, कोई LTI सिस्टम दे रखा है और उसका ट्रांसफर फंक्शन, इधर है मेरे पास YS, इधर है मेरे पास RS। आपको YS अपॉन RS दे रखा है, तो YS अपॉन RS इज YS अपॉन RS दैट इज इक्वल टू, वो आपको दे रखा है S² प्लस 5S प्लस 4, S² प्लस 5S प्लस 4 डिवाइड बाई S³ प्लस 3S², S³ प्लस 3S² प्लस 2S प्लस 6 प्लस 2S प्लस 6, ये दे रखा है अभी आपको। YS अपॉन RS की वैल्यू, US की वैल्यू दे रखी है, RS लिख लो या US लिख लो, एक ही बात है भाई, ठीक है ना। हाँ जी, और स्टेट इक्वेशन दे रखी है, आउटपुट इक्वेशन दे रखी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स B दे रखा आपको, B आपको दे रखा है 0 0 1, और आपसे इसकी कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में पूछा हुआ। अब मुझे बताइए B की ये जो फॉर्म होती है, ये कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है, अगर आपको ध्यान हो तो। इसका मतलब मुझे इस ट्रांसफर फंक्शन को डिकम्पोज करना है, और कौन सी फॉर्म में डिकम्पोज करना है, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। उस तरह से डिकम्पोज करना है। अब कैसे करोगे डिकम्पोज, आपको याद हो, इसको पहले तो S³ से ऊपर नीचे जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर दो, तो S की पावर -1 प्लस 5S की पावर -2 प्लस 4S की पावर -3 डिवाइड बाय, बोलिए 1 प्लस 3S इनवर्स प्लस 2S की पावर -2 प्लस 6S की पावर -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, किससे, एक्सेस से, एक्सेस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये बन गया YS अपॉन RS, YS अपॉन RS। तो यहां से आप RS को इसके बराबर कर दो, YS को इसके बराबर कर दो, याद होगा आपको CCF में कैसे लिखते हैं, और फिर उससे A निकाल लो, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या पूछा है, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी पूछा है, तो A B C सारे चाहिए। B तो अपने पास डायरेक्टली आ जाएगा CCF में, मुझे इसी से पता चला कि ये CCF में है भाई, ठीक है। तो A जो मेरे पास बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने सोल्व किया है, आप मेरे ख्याल से इसको सोल्व कर सकते हो भी। A की वैल्यू जो आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 एंड -4 -11 -6, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास -4 -11 -6, ठीक है। एक मिनट जरा रुकिए, हाँ जी, ये क्या बनेगा मेरे पास, A बन जाएगा, ठीक है। अब आइए B, ये है, C की वैल्यू क्या बनेगी, C मैट्रिक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5 1 2, मेरे पास ये आया दोस्तों। तो A आ गया, A मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, B आ गया और C आ गया। मुझे लगता है अब आप कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पहले ये भी चेक कर लो कि पोल जीरो कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा पोल जीरो कैंसिलेशन, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो, ये S+1 S+4 बनेगा, और नीचे के फैक्टर जो है वो कटेंगे नहीं, कोई भी S+1 या -1 या -4 नीचे वाले का रूट है ही नहीं, तो इसका मतलब पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं है। तो आप इसका मतलब आप बता सकते हो फिर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और वैसे कैंसिल हो भी रहा होता तो भी ये, क्योंकि CCF फॉर्म में दे रखा है, फिक्स है ये, CCF फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो हमें जो कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में बताना होता वो CCF के अकॉर्डिंग ही बताना होता फिर, ठीक है। अगर कैंसिल कर भी रहा होता तब भी CCF के अकॉर्डिंग ही बताना होता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब वो फिर यूनिक बन जाएगा फिर,
ठीक है। अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये चाहे आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखो, ये ऑलवेज जो भी कंडीशन आएगी कंट्रोलेबल या ऑब्जर्वेबल की, वो ऑलवेज वही रहेगा। तो मेरे पास, मैं बता देता हूं क्या आंसर आया मेरे पास आया कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल दोनों है भाई। ये आपका कंट्रोलेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है, ठीक है। कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल दोनों है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज कैलकाटा, ठीक है। इसका आंसर आएगा कैलकाटा। अब सुनिए, क्योंकि इसमें पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं है तो आप इसको किसी भी फॉर्म में डिकम्पोज कर लो, हमेशा क्या रहेगा ये बताओ, कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल रहेगा। आपने सीसीएफ में क्यों किया? बिकॉज आपको बी दे रखा था सीसीएफ वाला, इसलिए मैंने सीसीएफ में किया, ठीक है। आप इसको ओसीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, ओसीएफ से डिकम्पोज कर लो, उससे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जरा देखिए क्या करा है, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है आगे, और स्टेटमेंट 1 जरा देखिए क्या करा है। ए कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल इज नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट फॉर कंप्लीटली आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी। ये कह रहा है ए कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबिलिटी, ये कह रहा है स्टेट कंट्रोलेबिलिटी और आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी दो अलग चीज है। ए कंप्लीट स्टेट कंट्रोलेबिलिटी इज नीदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट फॉर कंप्लीट आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी। ये कह रहा है आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी और स्टेट कंट्रोलेबिलिटी, अगर कोई सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल है तो ये कोई ना तो ये सफिशिएंट है ना ही नेसेसरी कंडीशन है आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी होने के लिए। अब आप बोलोगे सर ये आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी क्या होती है? आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बस आप इतना याद रखिए, मान लीजिए कोई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है P, मैंने अगली स्टेटमेंट में लिखा भी है, ठीक है, वो है CB CAB और उसके बाद CA²B अप टू CA⁻n-1B वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब इसकी जो रैंक आनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल इन आउटपुट। जैसे जो आउटपुट मैट्रिक्स होता है उसमें मान लीजिए आउटपुट 3 है, सुनिए, मान लीजिए y1 y2 मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है, 3 आउटपुट है, तो इसका मतलब इसकी रैंक क्या होनी चाहिए? इस केस में इसकी रैंक क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होनी चाहिए, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है भाई, मैंने गलत बोल दिया, इसकी जो रैंक होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर 3 आउटपुट है तो इसका मतलब इसमें 3x3 के जितने भी मैट्रिक्स बनेंगे उन सब का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब कोई भी एक का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। अगर 4x4 का ले रहे हो तो डिटरमिनेंट सबका जीरो बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इस केस में इसको हम बोलते हैं आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि अगले उसमें ऑप्शन में दिया है आपको, अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बताओ, इफ ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ABCD आर गिवन फॉर आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी रैंक ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट साइज, आउटपुट वेक्टर साइज। आउटपुट वेक्टर यही होता है, इसका साइज, जैसे इसका साइज जो है, इसका साइज कितना है बताओ? 3 वेक्टर है ना इसमें, तो इसके साइज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रैंक जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। P मैट्रिक्स आपको दे रखा है, तो ये आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी चेक कर रहा है और इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेट कंट्रोलेबिलिटी के साथ। इसका मतलब अगर मेरा सिस्टम स्टेट कंट्रोलेबल है तो उसको हम कंट्रोलेबल बोल देते हैं। अगर सिस्टम मेरा स्टेट कंट्रोलेबल है, एवरी स्टेट इज कंट्रोलेबल, देन द सिस्टम विल बी कंट्रोलेबल, ये बोल देते हैं, बट उसको फिर आउटपुट कंट्रोलेबल नहीं बोलते हैं। आउटपुट कंट्रोलेबल होने के लिए स्टेट कंट्रोलेबिलिटी ना ही कोई नेसेसरी कंडीशन है, ना ही कोई आपकी सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा सुनिए, तो पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो उसमें आंसर जो आएगा वो आगरा आ जाएगा। तो मेरे पास जो मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आगरा दिया है भाई, ठीक है। तो आंसर इज आगरा, ठीक है, आंसर इज आगरा, ठीक है भाई। ए ऑप्शन इसका ट्रू है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन से भी आप याद रखिए, इससे आपको पता चला कि कैसे हम आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि सर आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है और स्टेट कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है। और स्टेट कंट्रोलेबिलिटी तो वही तरीका है, ठीक है, जो आपका A² से आप चेक करते हो ना, लेकिन आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी में C और आ जाता है बस। देखो स्टेट कंट्रोलेबिलिटी में क्या होता है, B A² A³ ऐसे होता है ना, तो जो आपकी आउटपुट कंट्रोलेबिलिटी आएगी इसमें C और आ जाएगा बस आगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उम्मीद है आपको ये समझ आया। और ये जो DPP थी इसमें आपको बहुत कुछ मैंने नई चीज़ें बताई हैं, और आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो आपने फेयर जो आपने नोटबुक बना रखी है, क्योंकि इसमें ऐसे भी कई सारे कंसेप्ट्स हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में देखोगे तो हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट ही था, जो मैंने आपको शायद लेक्चर में
इतना एक दो टॉपिक मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, तो उनको आप देखिए, क्वेश्चन से हम उस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको एक केस समझ आया भी, ठीक है, और आपको इस वीडियो से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुए तो मेक श्योर कि सबसे पहले तो लाइक कर दे वीडियो को, वो जरूरी है भाई। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, ये हमारा QR कोड है जो मोबाइल ऐप है उसको स्कैन कर लीजिए, या फिर CES लर्निंग से गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको हमारी मोबाइल ऐप मिल जाएगी। मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें भी बहुत कुछ नई चीज़ें हम देने वाले हैं। दूसरा, ये हमारा नंबर है 7508211721 या फिर 9988167932। यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है जी। और दूसरा, ये हमारी वेबसाइट है, तो आप इस वेबसाइट पे भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, cesedu.co.in। यहाँ पे विजिट कीजिए, कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हो, मोबाइल ऐप से भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है इसमें इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।